हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटविज। RSMSSB जेई 2021 का जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिग्री वाला एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस में डाउट है। बहुत सारे आंसर कीज और अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट में, एंड बट स्टिल स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट। सो वो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा। सो आप देखिएगा सारे क्वेश्चंस वन बाय वन जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि जो हमारी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स हैं वो किस हाइट तक हम यूज कर सकते हैं। तो जो इनका यूसेज है दैट इज गवर्न्ड बाय द इकोनॉमी। ठीक है, कि हम किस हाइट तक किस टाइप की रिटेनिंग वॉल को यूज कर सकते हैं। तो जो ग्रेविटी वॉल्स हैं ये अपने खुद के वेट से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और स्टोन मशीनरी की भी हो सकती हैं, आपकी प्लेन कंक्रीट की भी हो सकती हैं। ठीक है, और जो थिकनेस है वो ऐसे गवर्नड होती है हमारी कि जो टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हो वो विद इन दी परमिसिबल लिमिट हो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रेफरेंस मैंने दिया है, दिस इज आरसीसी की उन्नी कृष्णन पिल्लई की जो बुक है उसका स्क्रीनशॉट है यहाँ पर, कि प्लेन ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल्स जो हैं दे आर नॉट यूज्ड फॉर हाइट्स एक्सीडिंग अबाउट 3 मीटर फॉर ऑब्वियस इकोनॉमिक रीजंस। और इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था अपनी रिटेनिंग वॉल के जो लेक्चर्स मैंने आरसीसी के डाले थे वहां पर। सो यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन कैन से कि हमारा जो 3 मीटर है ऑप्शन है वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। कुछ ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल आपको इस तरह दिखती है। ठीक है, ये आपका मैसनरी का भी हो सकता है, ये प्लेन कंक्रीट का भी हो सकता है। जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है वो आप इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं अप टू 8 मीटर से, आप याद रखेंगे। और दिस इज द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। तो यहाँ पर जो मैंने रेफरेंस दिया है दैट इज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एसके दुग्गल का बुक, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये हमारे इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ अर्थ मूवमेंट्स, टेम्परेचर चेंजेस, लिक्विड प्रेशर। इनकी वजह से देयर आर चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स। और हमारे जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं वो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो दीज आर द ओरिजिनल रॉक। ग्रेनाइट हमारा ओरिजिनल रॉक है, एंड इसके मेटामॉर्फोसिस से हमारा ग्रीन्स बन रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होंगी ग्रेनाइट से ग्रीन्स की अलग होंगी ड्यू टू दिस मेटामॉर्फोसिस चेंजेस। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, जो फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इंक्लूड्स। तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक हमारा होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होगा डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे वो कॉस्ट हैं विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और इनडायरेक्ट कॉस्ट है कि वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली हमारे एसोसिएटेड नहीं है प्रोडक्शन लेवल ऑफ प्रोडक्शन से, लेकिन ये आपको बियर करने होंगे जब आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर रेफरेंसेस के लिए मैंने 3 अलग अलग रेफरेंसेस दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिफाइन कर देता हूँ कि इनडायरेक्ट cost are the cost which cannot be directly allocated to manufacturer of a particular product. ठीक है, indirect cost includes the wages of supervisory, inspection staff, selling and distribution expenses, administrative expenses, basic research and development, and cost of indirect materials as well as repair and maintenance cost. तो जो indirect cost है आप देख रहे हैं, इसमें wages और supervision and inspection, इसमें बहुत सारे जो expenses हैं ये हमारे overheads में जाते हैं। ठीक है, तो ओवरहेड्स में कई सारे हमारे कॉस्ट हैं जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ रहे हैं। बट अब हम ये कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये हमारे दो अलग अलग कॉस्ट से बना है। एक इसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है और एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझने के लिए यहां पर चलते हैं कि द बजट, ये दूसरी बुक का रेफरेंस है, द बजट शुड कंसीडर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दैट डोंट और डू चेंज रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा वो किसी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी के साथ हमारा
चेंज नहीं होगा, ठीक है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है दे चेंजेस विद द प्रोजेक्ट एक्टिविटी। अब एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मर यानी फिक्स्ड कॉस्ट के जो एग्जांपल्स हैं उसमें है आपका लीजेस एंड रेंटल्स। जो सैलरीज, वेजेस, सप्लाईज, इक्विपमेंट्स एंड अदर मटेरियल्स आर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो इस वेरिएबल कॉस्ट में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे ओवरहेड कॉस्ट है एंड दे आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें हमारे लीज और टैक्सेस भी आते हैं, बिकॉज वो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्सेस, लीजेस हैं, रेंटल्स हैं, दे आर फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट। ऑल्सो द प्रोजेक्ट विल हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसमें ट्रेवल, वेजेस एंड मटेरियल्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आप देख पा रहे हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपके टैक्सेस भी हैं, बेनिफिट्स में है एंड माइट इंक्लूड सम सर्विसेज। तो ये क्लियर हो गया कि टैक्सेस हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे फिक्स्ड कॉस्ट में भी आ रहे हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हमारा जो रॉयल्टीज एंड लाइसेंस फीस हैं, दीज आर द फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और जो एक अलग बुक का रेफरेंस है इसमें लिखा है कि ये सारे जो कॉस्ट हैं ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट में आ रहे हैं, बट इसमें से कुछ कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, कुछ कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, सॉरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और कुछ कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लैग टाइम होता है इन अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी वो क्या होता है। तो यहाँ पर रेफरेंसेस मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लैग टाइम है इसे गैप भी बोलते हैं किसी भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी के लिए। द अर्लीस्ट टाइम टेकन बाय द सक्सेसर इवेंट, ठीक है, जो बाद वाला इवेंट है, सक्सेसर इवेंट टू टेक प्लेस विच फॉलोज द स्पेसिफिक पर्ट एक्टिविटी आर इवेंट। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है दैट इज मैचिंग दिस लैंग्वेज, सो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमकेएस सिस्टम में सरफेस टेंशन किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ये मैंने मोदी एंड सेठ की बुक में का रेफरेंस दिया है, जिसमें एमकेएस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या होगा कि जो लेंथ है वो आपकी किलोग्राम में लिखी जाती है, लेंथ जो है वो मीटर में लिखी जाती है, और टाइम जो है वो हमारा सेकंड में लिखा जाता है, ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन है विच इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारी मोदी एंड सेठ की बुक का रेफरेंस है कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस फिल्म टू एक्सर्ट अ टेंशन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज न्यूटन फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एसआई यूनिट में हमारी फोर्स की यूनिट न्यूटन है और लेंथ की यूनिट मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर इज द एसआई यूनिट in metric gravitational system of unit. This metric gravitational system is a form of MKS system. metric system में हमारा दो सिस्टम होंगे, एक absolute system हो गया metric में और एक हमारा gravitational system हो गया। It is expressed as kilojoule force per centimeter or kilojoule force per meter. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो किलोजूल फोर्स पर मीटर होगा। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि हमारी जो सरफेस टेंशन है वाटर की इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इज एक्सप्रेस्ड एज 0.036 न्यूटन पर मीटर, और इसी को 0.0075 किलोजूल फोर्स पर मीटर एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा किलोजूल फोर्स पर मीटर होगा। मैट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम एमकेएस सिस्टम में हम सरफेस टेंशन को इस तरह लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में जो लेंथ ऑफ स्पेसिमेन है ये कितना रखा जाता है विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर। तो हमारा कुछ स्पेसिमेन इस तरह का सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हम लेते हैं, इसमें ये जो हमारा है ये डायमीटर है, ये हमारा स्पेसिमेन का लेंथ है। तो यहाँ पूछा जा रहा है एल इज व्हाट टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। तो यहाँ पर आपकी गोपाल रंजन की बुक में ये लिखा हुआ है कि जो टेस्ट है सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन में कैरी आउट किया जाता है यूजुअली हैविंग अ लेंथ टू डायमीटर रेशियो 2। यहाँ पर गोपाल रंजन में इसको 2 सजेस्ट किया गया है, और जो साइजेस हैं आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा लेंथ है इनटू डायमीटर, लेंथ इज 2 टाइम्स द डायमीटर, ठीक है। अब एक दूसरे रेफरेंस पर चलते हैं जहां पर बुक में ये लिखा हुआ है कि ड्यू टू प्लैटन इफेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को टैकल करने के लिए हमारा जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहती हैं कि ड्राई एक्सियल स्पेसिमेंस फॉर सॉइल्स have been more or less standardized using regular ends with a length to diameter ratio of 2 to 2.5। तो
तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है 1.5 से 2 रखते हैं, तो वहां पर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस प्रिडोमिनेट करने लगती हैं ड्यू टू प्लैटन इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये प्रूव किया गया है कि वी हैव टू यूज मिनिमम लेंथ डायमीटर रेशियो ऑफ 2:5 टू परफॉर्म दिस ट्राईएक्सियल टेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ना कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो मिनिमम आपको 2 तो रखना ही है, जनरली 2 ही रखा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय टर्निंग द पाइप्स थ्रू 135 डिग्री। ये बीसी पूनमिया की बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि फिक्स नोजल सिस्टम में जो स्प्रे ऑफ वाटर है इज डेवलप्ड थ्रू दीज नोजल्स बाय टर्निंग द पाइप्स थ्रू 135 डिग्री, द एंटायर विड्थ ऑफ 15 मीटर्स बिटवीन द पाइपलाइंस कैन बी इरिगेटेड। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसके बाद द फ्लोर्स सपोर्टेड अबव द ग्राउंड लेवल और कॉल्ड। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बीसी पूनमिया की बुक है, उसमें ये कहा गया है कि जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं वो हमारे ग्राउंड में डायरेक्टली रेस्ट कर सकते हैं या ग्राउंड के ऊपर लिटिल डिस्टेंस के ऊपर सपोर्टेड हो सकते हैं। तो जो फ्लोर्स हमारे डायरेक्टली ग्राउंड पर रखे हुए हैं वो हमारे सॉलिड फ्लोर्स हैं, और जो फ्लोर्स हमारे स्लाइटली ग्राउंड लेवल के ऊपर सपोर्टेड हैं उनको हम कहते हैं सस्पेंडेड फ्लोर। और इस तरह के जनरली फ्लोर्स जो होते हैं वो टिम्बर्स के बने होते हैं। तो हमारा जो फ्लोर सपोर्टेड अबव द ग्राउंड लेवल, तो हमारा जो सस्पेंडेड फ्लोर होगा इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज डेप्थ इन। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का जो अमाउंट है वो किस डेप्थ की यूनिट में लिखा जाता है, विच फॉल्स ऑन अ लेवल सरफेस। तो यहाँ पर मैंने इस बुक का रेफरेंस दिया है, एक्सपेरिमेंटल एग्रीमेट्रोलॉजी अ प्रैक्टिकल मैनुअल। यहाँ पर आपका 9.4 अगर चैप्टर 9 के 9.4 क्लॉज में देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, डिस्क्रिप्शन एंड यूनिट्स ऑफ सम कॉमन टर्म्स एसोसिएटेड विद मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ रेनफॉल। जो डेप्थ है रेनफॉल की, डेप्थ टू विच वाटर वुड स्टैंड ऑन एन एरिया इफ ऑल द प्रेसिपिटेशन वर कलेक्टेड ऑन इट। तो यूनिट्स क्या है, mm, सेंटीमीटर एंड इंचेस। तो यू कैनॉट से कि हम सिर्फ mm में मेजर करते हैं या सिर्फ सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। mm, सेंटीमीटर, बोथ आंसर्स आर करेक्ट विद इन रिस्पेक्ट टू दिस। तो सेंटीमीटर भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इंचेस में भी कर सकते हो, mm में भी कर सकते हो। तो बी और सी जो है, बी और डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। इस क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। तो अगर किसी ने बी दिया है, टिक किया है और डी नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल होना चाहिए बेसिकली। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैनेडीज थ्योरी में जो कांस्टेंट सी की वैल्यू है कोर्स सिल्ट के लिए, वो कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पर मैंने बीसी पूनमिया की इरिगेशन की बुक का रेफरेंस दिया है, जहां पर जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी है वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, लाइट सैंडी सिल्ट के लिए 0.53 है, कोर्स लाइट सिल्ट के लिए 0.59 है, सैंडी लोम के लिए 0.65 है, कोर्स सिल्ट के लिए 0.7 है। तो कोर्स सिल्ट के लिए हमारा यहाँ पर 0.7 हो जाएगा। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा जो मटेरियल है कैनाल का वो कोर्सर होता जाता है, वी हैव टू टेक द ग्रेटर वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ क्रेन जो लफिंग ऑपरेशन है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया है एक पब्लिकेशन का, क्रेन मैनुअल का, जहां पर लिखा हुआ है कि टू लफ मीन्स to move the jib of a crane vertically to lift a load। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जिब को मूव करना इस तरह क्रेन की, टू वर्टिकली लिफ्ट अ लोड। ठीक है, इसका दूसरा रेफरेंस चलते हैं। जिब क्या होती है ये भी मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देख पा रहे हैं कि जो ये प्रोसेस है ये हमारा वर्टिकली लोड को लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि दिस इज अ लफिंग प्रोसेस, जिसमें हम वर्टिकली लोड को ऊपर नीचे कर रहे हैं टू लिफ्ट अ लोड। दूसरा रेफरेंस ये है, यहाँ पे 3 ऑपरेशंस हैं बेसिकली क्रेन में। ये दूसरा रेफरेंस है बुक का कि जो हॉइस्टिंग है, लोअरिंग इज ब्रिंगिंग अप डाउन अ क्रेन वायर। ठीक है, हॉइस्टिंग में क्रेन वायर को हम लोअर डाउन कर रहे हैं, व्हाइल अ क्रेन जिब रिमेन्स इन द कांस्टेंट पोजीशन। ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी क्रेन है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल आर्म है ये आपकी जिब है। ठीक है, और इसके ऊपर एक वायर गया हुआ है जिसमें आपकी स्लिंग लगी हुई है और हुक लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम अपने वायर को ऊपर नीचे कर रहे हैं
ठीक है, एक कांस्टेंट जिप की पोजीशन पे, तो उस प्रोसेस को हम होइस्टिंग कहेंगे। और क्रेन जिप हॉरिजॉन्टल एक फिक्स पोजीशन पे है। लफिंग में क्या होगा, ये जो आपका जिब है ये वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड करेंगे क्रेन जिप को टू मूव अ लोड वर्टिकली अप और डाउन। तो लफिंग इज द रेजिंग और लोअरिंग ऑफ द क्रेन जिप। तो यहां से क्लियर है बिल्कुल कि लफिंग जो प्रोसेस है वो रेजिंग और लोअरिंग ऑफ क्रेन जिप को बोलते हैं, जिसमें लोड को हम वर्टिकली लिफ्ट करते हैं। स्विंग जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, हम क्रेन के जिप को रोटेट करते हैं। स्विंगिंग अराउंड प्रोसेस इज नोन एज स्विंग। तो यहां पर हम अब देख पा रहे हैं जो रेजिंग द लोड फ्रॉम द इट्स पोजीशन जो है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है लफिंग ऑपरेशन की। तो इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द ग्रुप, सो अकॉर्डिंगली आप अपने जो आंसर ने आपने मार्क किया है वो कंपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।